हर जगह हम म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक्स, आरईआईटीज इन्हीं के बारे में सुनते रहते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में हम भूल ही जाते हैं, वो है पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा हमें दो टाइप से मिल सकता है। एक तो हमारी इनकम से, उसे ग्रो करके, और दूसरा हमारी सेविंग से। अपनी इनकम ग्रो करने के लिए तो हम सब कर ही रहे हैं काम 10-12 घंटे अपने जॉब में, अपने बिजनेस में। बट जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है उसके साथ हमें हमारी सेविंग्स को भी इंक्रीज करना है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 इफेक्टिव टिप्स देने वाला हूं जिनके जरिए आप अपनी सेविंग्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। पहला काम तो हमें ये करना है कि अपना एक बजट और अकाउंट्स को मेंटेन करना है। हमारा एक्सपेंस कितना है, हम कहाँ कहाँ कितना स्पेंड करते हैं, हम ट्रैवल में कितना स्पेंड कर रहे हैं, बाहर खाने में कितना स्पेंड कर रहे हैं, ग्रोसरीज में कितना स्पेंड कर रहे हैं, पार्टीज़ में, मूवीज़ में कितना स्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद ही हम उसे ट्रैक कर पाएंगे। जब हम लंबे समय तक उसे हर महीने एक एक स्पेंडिंग को नोट करके रखते हैं, उसके बाद ही हम उसे एनालाइज कर पाएंगे, उन्हें ट्रैक कर पाएंगे। और जब हम उन्हें ट्रैक कर पाएंगे तब ही हम अननेसेसरी कॉस्ट पे कट डाउन कर पाएंगे। जब तक हम किसी चीज़ को नोट करके नहीं रखेंगे तब तक उसे प्रॉपरली एनालिसिस उसका नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने सारे एक्सपेंसेस को नोट करके रखना है, पूरा एक बजट बनाना है, और उसके बाद फिर उसका एनालिसिस भी करना है कि कहीं हम किसी पर्टिकुलर चीज़ में ओवर स्पेंड तो नहीं कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो फिर उसे कट डाउन करना है। हमारे बजट में जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस हम करते हैं वो अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में करते हैं, और उनमें भी सबसे बड़ा पोर्शन होता है हमारी ग्रोसरीज का। ग्रोसरीज एक कंज्यूमेबल चीज़ें होती हैं जो कि हमें रेगुलर लगती हैं, जिन्हें हम बार बार कंज्यूम करते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि ये जो चीज़ें हमें बार बार लग रही हैं इनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल करा सकें। जब भी ग्रोसरीज परचेज करते हैं उनमें जिन चीज़ों के हम साइज़ बड़े लेते हैं, बड़े बड़े पैकेट लेते हैं, उनमें ज़्यादा क्वांटिटी के कारण हमें कुछ डिस्काउंट मिलता है। वो छोटा छोटा डिस्काउंट हम अवेल करा सकते हैं अपनी परचेज पर। वैसे तो ये डिस्काउंट हमें बहुत छोटा सा लगता है, बट इन चीज़ों को हम इतना रेगुलरली कंज्यूम करते हैं कि ये छोटा छोटा डिस्काउंट भी एक बहुत बड़ी सेविंग में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए जिन चीज़ों को हम टाइमली कंज्यूम कर सकते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उनके बड़े पैक्स लें, बड़ी पैकिंग लें, और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट उनमें ले सकें। जब भी हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो इन पेमेंट्स को हमें ऑनलाइन ना करने की जगह कैश में करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कैश में पेमेंट करते हैं तो इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जब हम कैश पे कर रहे होते हैं तो एक टेंजिबल चीज़ हमारे पास से जा रही होती है। इस कारण हमारा माइंड हमें एक सिग्नल देता है कि कहीं ना कहीं हमारा कुछ लॉस हुआ है, कुछ खर्च हुआ है। लेकिन जब हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो फिर हमारे दिमाग में ऐसा कोई भी सिग्नल डेवलप नहीं होता है, और हमें पता नहीं चलता है कि हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हम अपनी पूरी सैलरी स्पेंड कर देते हैं। इसीलिए मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप 1 महीने के लिए ट्राई करें, आप सारे ऑनलाइन पेमेंट्स को बंद करके हर जगह कैश में पेमेंट करें, और आप देखेंगे कि आपकी स्पेंडिंग्स में कुछ ना कुछ कमी आएगी। ऐसी हैबिट्स जिनके कारण हम ओवर स्पेंड कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, उनके लिए हमें अपने आप को उन हैबिट्स से या तो डिविएट करना है, या फिर अपने और उन हैबिट्स के बीच में फ्रिक्शन डेवलप करना है। एग्जाम्पल के लिए, आप बाहर मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं या बाहर पार्टीज ज़्यादा करते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप मूवीज़ के लिए बाहर ना जाकर आप घर पर ही मूवी देख सकते हैं। इस तरीके से आपके वो पैसे सेव हो सकते हैं। या फिर आपकी हैबिट है बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करने की, तो आप अपनी शॉपिंग के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप कर सकते हैं। एक अपना रूल बना सकते हैं कि मैं जब भी शॉपिंग करूँगा तो मैं ऑफलाइन शॉप पर जाकर करूँगा, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करूँगा। ऐसे में क्या होगा, जब भी आपको शॉपिंग करना है आप बाहर शॉप पे जाएंगे, आपको अपना टाइम और एफर्ट देना पड़ेगा, तब जाके आप शॉपिंग कर पाएंगे। ऐसे में आप उतना फ्रीक्वेंटली शॉपिंग नहीं कर पाएंगे जितना आप ऑनलाइन शॉपिंग में करते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ आपके मोबाइल पर फिंगर टिप्स पे होता है और 2 मिनट में आपका ऑर्डर हो जाता है। इस तरीके से आप इस स्पेंडिंग को कम कर सकते हैं। इसी तरह यदि आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है बाहर के खाने खाने की, या आपको बहुत ज़्यादा हैबिट है बाहर के खाने की, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बाहर का खाना आप घर पे ऑर्डर ना करें। आपको बाहर यदि कुछ खाना है तो आप बाहर जाएं और वहाँ से खाकर आएँ। इस बात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जितना
खर्च आप घर पे बैठ के ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने में करते थे, उतना खर्च आप बाहर जाकर रेस्टोरेंट में जाके नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर जाकर खाने में आपको टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट देना होगा। इस तरीके से हम अपनी इन हैबिट्स के बीच में थोड़ा सा फ्रिक्शन डेवलप करके अपने खर्च को कम कर सकते हैं और अपनी सेविंग्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कई बार हम लोगों के अंदर ऐसी बहुत सारी बैड हैबिट्स होती हैं जिनके कारण हमारी इनकम का एक सिग्निफिकेंट पार्ट उनमें खर्च हो जाता है। बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं, बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं। एक रेगुलर स्मोक करने वाला आदमी दिन में आराम से 50 से 100 रुपए की सिगरेट पी जाता है। महीने में देखें तो यह अमाउंट 2 से 3 हज़ार रुपये का होता है। वैसे ही एक रेगुलर ड्रिंक करने वाला आदमी महीने में आराम से 5 से 10 हज़ार रुपये तक अपनी इस बैड हैबिट में स्पेंड कर देता है। जब हम इन लोगों से बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर वो बोलते हैं कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब आप इतना पैसा इन बैड हैबिट्स में स्पेंड कर सकते हैं तो इस पैसे को सेव करके आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इन बैड हैबिट्स को छोड़ें। एक तो ये हमारे फाइनेंशियल बजट के लिए भी अच्छा होगा और साथ ही साथ हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, और हमें हर महीने एक अमाउंट मिलेगा अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे हम लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम एडिक्ट हो चुके हैं, इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। उनके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, एटॉमिक हैबिट। यह बुक आपको छोटी छोटी हैबिट बिल्ड करके कैसे आप बड़े बड़े एडिक्शंस को छोड़ सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कर सकते हैं, इसके ऊपर है। डेफिनेटली ये बुक आपको हेल्प करेगी। हमें हमारी स्पेंडिंग पर कॉस्ट पर यूज भी देखना है। कॉस्ट पर यूज का मतलब यह है कि किसी चीज को यदि हम खरीद रहे हैं तो उसके लिए हमने जितना पैसा खर्च किया है, क्या उस पैसे के बराबर हम उस चीज को यूज कर भी पा रहे हैं या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, मेरे घर के पड़ोस में एक अंकल रहते हैं जो कि सीआरपीएफ में है। उन्होंने 5-6 साल पहले एक कार परचेज की थी, जो कि साल में मुश्किल से 1 या 2 बार निकलती है, या फिर निकलती भी नहीं है। यदि कार खरीदने की जगह वो किराए पे भी जा रहे होते तो उन्हें एक बार में कितना खर्चा आता? 5,000, 10,000, 15,000। उन्होंने साल में 1-2 बार घूमने के लिए जो कार ली है उस पे 8 से 10 लाख रुपए खर्च किए हैं। आज उस कार की कीमत 50% भी नहीं होगी। यदि वो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया होता तो उसका जो ब्याज मिल रहा है उसके आधे से भी कम के इंटरेस्ट में वो सब जगह घूम के आ गए होते। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि किसी चीज़ के लिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें यह भी देखना है कि हम उसे उतना यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। यदि हम उसे प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हमें रेंट पे या फिर किराए पर लेकर काम चला लेना चाहिए। इस तरह से हम काफ़ी सेविंग्स कर सकते हैं। एक रूल है 50-30-20 रूल। इसके बारे में आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। इसका मतलब यह है कि आपकी जितने भी इनकम होती है उसका 50% आप खर्च करें अपने एसेंशियल थिंग्स में, जैसे कि ग्रोसरीज, मेडिसिन, पेट्रोल वगैरह में। 30% आपको खर्च करना है अपने लाइफ स्टाइल में, अपनी डिज़ायर्स में, पार्टी, वेकेशंस, हॉलीडेज इनमें, और 20% पार्ट आपको सेव करना है और उस सेविंग को इन्वेस्ट करना है। लेकिन यदि हम पूरा पैसा स्पेंड करने के बाद मंथ में सोचेंगे कि हम 20% पैसा सेव करें, तो ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही हमारी सैलरी क्रेडिट होती है, हमें सबसे पहले अपनी सैलरी का जो भी अमाउंट हमें सेव करना है, चाहे वो 20% हो, 10% हो या फिर 5% हो, उसे मंथ के शुरुआत में ही, सैलरी क्रेडिट होते ही उसे इन्वेस्ट करना है। इसके लिए हम ऑटोमेट कर सकते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिनमें ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा। इस टाइप के टूल्स यूज़ करके हम अपनी सेविंग्स में डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हैं। जब भी हम किसी मॉल या फिर शॉपिंग सेंटर में जाते हैं खरीदी के लिए, शॉपिंग के लिए, तो हमें अपने घर से ही एक लिस्ट प्रिपेयर करके जाना चाहिए और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को परचेज करना चाहिए जिन्हें हम खरीदने आए थे। क्योंकि मॉल्स का, शॉपिंग सेंटर्स का सेटअप ऐसा होता है कि हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को खरीदने के लिए अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। इसीलिए हमें हमारी जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही परचेज करना चाहिए।
यदि हम कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं तो हमें इनकॉग्निटो विंडो का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यदि हम नॉर्मल विंडो में ऑनलाइन सर्च करेंगे तो हमारे सिस्टम में कुकीज़ सेव हो जाएंगी और फिर उनसे रिलेटेड हमें इतने ऐड दिखाई देंगे कि हम ना चाहते हुए भी उन प्रोडक्ट्स को खरीद लेंगे। यदि हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें इनकॉग्निटो विंडो का यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा, ज़्यादातर शॉपिंग साइट हमें फर्स्ट टाइम डिस्काउंट देती हैं और वो हमारे सिस्टम में कुकीज़ सेव कर देती हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये हमारी सेकंड परचेस है और वो डिस्काउंट हमें नहीं मिलता है। यदि हम इनकॉग्निटो विंडो का यूज़ करेंगे तो हम सेकंड टाइम भी उस डिस्काउंट को अवेल करा सकते हैं। कई बार हम ओवर एक्साइटमेंट में, एंथुसियाज्म में ऐसी चीज़ों को परचेस कर लेते हैं जिनकी हमें शायद ज़रूरत भी नहीं है। इसीलिए अपने इस इमोशनल ट्रैप से बचने के लिए हमें क्या करना है, जब भी हम कोई मेजर परचेस करने वाले हैं, किसी बड़ी चीज़ को खरीदने वाले हैं, तो उसे कुछ समय के लिए डिले कर दें, 1 मंथ के लिए, 15 डेज़ के लिए या फिर 1 वीक के लिए। और आफ्टर अ मंथ फिर भी आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तो फिर आप उस चीज़ को खरीद लीजिए। हम में से बहुत सारे लोग या तो टैक्स डिडक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, और जानते भी हैं तो हम उसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं और अपने टैक्स डिडक्शंस का मैक्सिमम यूज़ नहीं कर पाते। जैसे कि सेक्शन 80C में हमें 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन मिलता है, 80D में अप टू 1 लाख का, और 80E में हमें इंटरेस्ट पेमेंट का डिडक्शन मिलता है हमारे एजुकेशन लोन पे। हम क्या करते हैं कि साल भर टैक्स सेविंग के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, और जब फाइनेंशियल ईयर का एंड आ जाता है तो फिर हम पैनिक में भागते हैं और कुछ भी एक इलिक्विड प्रोडक्ट ले लेते हैं। इससे ना हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल पाते हैं, ना हमारा कोई टेंजिबल बेनिफिट हो पाता है। इसीलिए हमें सारे डिडक्शन के बारे में फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही एनालिसिस कर लेना चाहिए। हाईली रेगुलेटेड प्रोडक्ट और हाई रिटर्न जनरेट करने वाले प्रोडक्ट जैसे कि PPF, ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, NPS, टर्म इंश्योरेंस, इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए 80C के लिए, 80D के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना चाहिए। उनके प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप पे भी हमें डिडक्शंस मिलते हैं। यदि आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है तो अप टू 8 ईयर्स तक आप उसके इंटरेस्ट पेमेंट पे डिडक्शन ले सकते हैं। अपने होम लोन के प्री पेमेंट पे आप डिडक्शंस ले सकते हैं। तो अपने टैक्स की प्लानिंग फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत से करें और इनका मैक्सिमम यूज़ करें। दोस्तों, यदि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में सेविंग्स कर पाएंगे, और जब आपके पास सेविंग्स ज़्यादा होंगी तो आपको इन सेविंग्स को घर पे रखना नहीं है, आपको इन्हें इन्वेस्ट करना है ऐसे प्रोडक्ट्स में जो कि इन्फ्लेशन से, महंगाई से ज़्यादा रिटर्न देते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। अपने लिए लॉन्ग टर्म के लिए गोल सेट करें और इन पैसों को वहाँ इन्वेस्ट करें। आप डेफिनेटली अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएंगे, अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ टर्म इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके या फिर मेरे नंबर में व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।